जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अगला पार्ट लेके आए हैं कक्षा 10 के गणित का पेपर जो 2024 में हुआ था, जिसका कोड है 822 IB। पिछले वाले पार्ट में हम 20 बहुविकल्पी हल करवाए थे और इस वाले पार्ट में हम आपको पूरा जितना वर्णात्मक प्रश्न होता है पूरा हल करवा देंगे, खंड ब खंड स जो भी है। तो बहुविकल्पी को छोड़ के बाकी पूरा प्रश्न हल करवाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे जो क्वेश्चन गलत किए हैं या नहीं किए हैं, आज वीडियो के माध्यम से अपना मिला लेंगे कि कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, सही है कि गलत है। तो आइए हम देखते हैं। इसमें खंड ब है। खंड ब में पहला प्रश्न है आपका कि यदि कॉट ए बराबर बी बाई ए हो तो बी से एक थीटा अपान ए कॉस एक थीटा बराबर एक सिद्ध कीजिए। थीटा के स्थान पर ए भी बोल सकता है, बी भी बोल सकता है, सी भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, वो तो कोण दर्शाता है, आपको पता ही है। चलिए यही प्रश्न है आपका कि ए कॉट ए बराबर बी बाई ए हो तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए अपान ए कॉस के बराबर एक। इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि जब फलन का मान किसी का दिया हो, वहाँ से भुजा का मान निकालना होता है, तो सबसे पहले हम एक तो चच्चा को ला देंगे जो लाल बटा के कक्का करते हैं। इस चच्चा को हम अपना जब इसमें सेट करेंगे तो सेट करने के बाद ये भुजाओं का मान इनसे निकालने में बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। आसान कैसे होता है? यदि कॉट ए बराबर बी बाई ए हो, कॉट ए बराबर बी बाई ए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा के लंब। कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो टेन का लंब बटा के आधार, तो इसका आधार बटा के लंब। तो आधार बटा के लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो आधार हो गया आपका बी और लंब हो गया ये। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकाल लेंगे। आइए देखिए कैसे निकालते हैं कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग कर्ण ए बी है, ए बी का वर्ग लंब, लंब क्या है? ए का वर्ग, गलत हो गया काम, चलिए ए का वर्ग आधार, बी का वर्ग, यहाँ पे ए का वर्ग बी का वर्ग, समझ लीजिए इसको। लंब ए का वर्ग धन बी, आधार आधार बी का वर्ग, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। अब यहाँ से ये वर्ग है ना, जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये इसका मान तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस में है, गुणा में रहता तो निकल जाता। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका कर्ण। अब यहाँ से यही मान हम इसमें रखेंगे तो कह रहा है इतना बराबर इतना होता है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। कैसे? LHS लेके के चलेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड लाना क्या है? RHS 1 ना। कैसे होता है ध्यान देखिए, बी सेक ए, बी सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, सॉरी कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। कर्ण क्या है इसका? कर्ण क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार इसका क्या है? बी। पूरा के बटा के ए। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक कर्ण बटा के लंब, कॉसेक अब यहाँ आ जाएंगे ना नीचे से, कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब क्या है? ए। ध्यान देखिए, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, ऊपर क्या बचा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका एक, और यही है आपका RHS, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पहला प्रश्न को कैसे किए हैं, कैसे नहीं किए हैं, इससे आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला कहा है कि यक्स के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 एक समांतर श्रेणी में होंगे। यक्स के किस मान के लिए ये जो पद हैं एक समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो ऐसे पदों का मान निकालने के लिए आप एक सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? कि a प्लस बी बराबर 2c, मतलब पहला और दूसरा पद का योग जो होता है वो तीसरे पद के दुगुने के बराबर होता है, ठीक है ना। यही होता है। इस पे रखेंगे a का मान 2x प्लस b का मान x प्लस 8 और बराबर 2c का मान, c का मान 3x प्लस 1। इसको 2x और 1x, 3x प्लस 8 बराबर 3 गुना के 6x प्लस 2। यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। ये गलत लग रहा है क्या?
सॉरी, ये a प्लस सी बराबर 2 भी होता है। सॉरी, भूल गए। पहले और तीसरे पद का योग दूसरे पद के दुगुना के बराबर होता है। क्षमा करिएगा, पहले और तीसरे पद का योग दूसरे पद के दुगुना के बराबर होता है समांतर श्रेणी में यक्स के किस मान के लिए, यक्स का किस मान के लिए ये पद समांतर श्रेणी में होंगे। जब ये चेक करना होता है कि कोई श्रृंखला दे दी गई है, कौन सा ऐसा मान रखें यक्स का कि वो समांतर श्रेणी, एक उनका जो अंतराल है बराबर अंतराल जाए। तो यही आपका सूत्र होता है कि पहले और तीसरे पद का योग दूसरे पद के दोगुना के बराबर हो। इसको लेकर करें तो 2x प्लस सी का मान क्या है 3x प्लस 1 बराबर 2। b का मान क्या है, b का मान x प्लस 8, ठीक है ना। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 8 गुना के 16, 8 गुना के 16 बंद कर दीजिए खिड़कियाँ, 8 गुना के 16। चलिए इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 5x माइनस 2x बराबर 16 माइनस ये उधर जाएगा तो 1, तो 5 में से 2x गया तो हो गया 3x बराबर 15। तो x बराबर 15 बटा के 3, x बराबर 5, x का मान क्या आ गया 5। तो x के किस मान के लिए, x बराबर 5 के लिए ये जो पद हैं यह एक समांतर श्रेणी में होंगे। नहीं विश्वास है देख लीजिए, 5 दूना के 10, अब देखिए 5 रखें तो 8 5 13 का मान 5 3 15 1 16। देखो 10 से बढ़ के 3, 13 से बढ़ के 3, अभी अगला 16 3 19 इसी तरह से जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स के किस मान के लिए 5 के लिए। अगर आपका उत्तर 5 आया है पेपर में तो आप सही किए हैं, अगर नहीं आया है तो आप गलत किए। चलिए देख लीजिए इसको अच्छा से। अगला प्रश्न है आपका, ये सिद्ध कीजिए कि 2 करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या का चौथा है। ये प्रश्न पहला का सी है। अच्छा, ये आपका पूरा पहला चल रहा है, पहला का ये बता दिए, बी बता दिए, ये सी बता रहे हैं ना, पेपर से मिला लीजिएगा। 2 करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या, देखिए कितना एकदम फंसा है क्वेश्चन, एकदम हूबहू प्रश्न फंस गया। ये पढ़ाए थे हम आपको, इसको हल करेंगे तो हम बताए थे, पहले मान लेंगे, माना इसके विपरीत 2 करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे हम a बटा b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यही है। लेकिन ये जो a बाई बी है ये सहभाज्य संख्या भी है, तो कह रहा है कि a बाई बी। अच्छा, किसको 2 करणी में 3 को a बाई बी के रूप में लिख रहा है, लिखने दीजिए, कहें कि परिमेय माने हैं। अब ये 2 को उधर भेज दीजिए, इधर गुणा में तो उधर, तो करणी में 3 बराबर a बटा के 2, करणी में 3 बराबर a बटा के 2b। अब यहाँ पर 2 a और b एक पूर्णांक है, यहाँ पर 2 कामा a और b एक पूर्णांक है, तथा a बटा के 2b एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए करणी में 3 भी परिमेय संख्या होगी ना। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से यह कथन गलत है,
है। यह कथन गलत है। जब गलत है तो करणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी तो ये जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम, इसको तो विपरीत माने थे, उल्टा। ये है क्या? अपरिमेय, लेकिन इसको हम माने थे परिमेय, तो परिमेय का फिर उल्टा करेंगे तो अपरिमेय। इसलिए क्या था? 2 करणी में 3 एक क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लाइन के होंगे, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप देख के ध्यान से एकदम बढ़िया से एकदम उतार लीजिए। चलिए भैया, हो गया तो मिटा रहे हैं, हो गया तो हम आपका मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डी वाला। क्या है? डी वाला आपका प्रश्न है, एक घन का आयतन 729 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 729 घन सेमी है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 8 छक 48। चलिए देखिए कितना आ रहा है। एक घन का आयतन 729 घन सेमी है। पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। ए माने भुजा, कुल मिला जुला के भुजा निकालना है, भुजा निकल गया, उत्तर आ गया। तो घन का आयतन का क्या होता है? भुजा का क्यूब बराबर 729 सेमी क्यूब। ये किसका क्यूब है? 9 का। तो अर्थात घनमूल निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा करणी में 729 सेमी का क्यूब, इसलिए भुजा का मान 9 सेमी, 9 का घन होता है, 9 का घन होता है। ठीक है ना? 729। अब भुजा निकल गया तो निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अच्छा, इसको a² भी लिख सकते हैं, सॉरी a क्यूब, भुजा को a कहते हैं। तो यहाँ से a का मान निकाले हैं। किसका मान निकाले हैं? a का। तो 6, a का मान कितना निकाले हैं? 9 सेमी स्क्वायर। 6 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 1 कम 6, 8 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ये जो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका आ गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बच्चा इसे किया होगा उसका सही है, अन्यथा आप पेपर में गलत करके आए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मात्रक क्षेत्रफल पूछा है 2 घात में, आयतन पूछेगा 3 घात में, भुजा पूछेगा 1 घात में। ये चीज भूलना नहीं है, ये भूल गए तो क्वेश्चन गलत है। मान लीजिए हम वीडियो में भूल जा रहे हैं तो आप लोगों को इतना बता चुके हैं कि आप लोग लगा लीजिएगा। ये मत कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है, ठीक है ना? गलत नहीं है, वो भूल जाएंगे तो उसकी कोई बात नहीं है। चलिए इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड को एक संबंधे 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक संबंधे 2 रहेगा भाई, एक संबंधे 2 कह रहा है कि 2 ठो बिंदु हैं, एक ठो ई। इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक संबंधे 2 के अनुपात में एक दूसरे को मिला रहा है। तो कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु पर मिला रहा है तो उस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो भाई आप वही सूत्र लगाएंगे विभाजन का सूत्र आप लोग जानते हैं, अब नहीं जानते हैं तो आइए देख लीजिए। विभाजन का सूत्र होता है x, y बराबर x, y बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1
बटा के m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटा के m1 प्लस m2। ठीक है, इसी का निर्देशांक पूछा है था, हल करेंगे। m1 का मान कितना है 1, अगुणे x2 का मान, इसको मान लीजिए x1 y1 ये x2 y2, x2 का मान -4 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 2, पूरा के बटा के m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 का मान। उसी प्रकार से m1 का मान 1 गुणे y2 का मान 6 प्लस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान -3, पूरा के बटा के 1 प्लस 2। आइए हल करते हैं। 1 का गुणा -4 में होगा तो -4 प्लस 2 दुना के 4 बटा के 3 6, अब प्लस गुणे माइनस 6 बटा के 3। चलिए ये कहाँ से हो गया हो, 2 दुना के 4 में होगा, कोई बात नहीं, 4 में से 4 गया 0 बटा के 3 कामा ये भी 0 बटा के 3, तो ये क्या आ जाएगा 0 0 आ गया हो, 0 0 क्या आ गया, 0 में 3 से भाग देंगे 0 0, तो x और y उस बिंदु का निर्देशांक आपका क्या आ गया, x y का मान क्या आ गया 0 और 0, क्या आ गया 0 और 0। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से उतारिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित आवृत्ति विवरण से माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बोले तो समांतर माध्य ये आपका दिया है, ये सारणी दे दिए, वर्ग अंतराल 10 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, जिसकी आवृत्ति मतलब f का मान 8 12 10 11 9 दे दिया है। इससे आपका समांतर माध्य पूछ रहा है। ठीक है ना, समांतर माध्य पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, खड़ी सारणी बना लेंगे। खड़ी सारणी बनाने के बाद हम लोग 2 कॉलम बढ़ाएंगे, एक x का कॉलम एक fx का कॉलम। क्यों? क्योंकि समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। कहीं fi कह देता है, fi कह दो भाई, क्या दिक्कत है। आई फार आयोटा जिसका मान 1 होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये पहले हम बता चुके हैं। चलिए तो x का मान कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 10 का आधा 5। एक ट्रिक बताए थे, वर्ग अंतराल में अंतर देखिए बराबर है, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50। अगर अंतराल बराबर है तो यहाँ पर आपका बराबर उतना कर दीजिए ना, उतना बढ़ा दीजिए 10 ना, तब 5 से 10 बढ़ा के जाएंगे 15 15 से 10 25 25 से 10 35 35 से 10 45। ठीक, ये आपका x का मान है। अब fx निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको पता है f का गुणा x में 8 गुणे 5 बराबर 40, 12 गुणे 15 15 दुना के 30 हासिल 3, 15 एक कम 15 15 3 18, ये आपका 10 गुणे 25 कितना हो गया 250, ये आपका 11 गुणे 35 11 5 55 हासिल 5 11 3 33 33 5 38 385, ये आपका 9 गुणे 45 9 गुणे 45 आपका कितना होगा 9 5 45 को 5 हासिल 4 9 4 को 36 36 4 40। चलिए अब क्या है, दोनों को जोड़ लीजिए, एक सिग्मा fx, अगर जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है लास्ट में 5 5 10। चलिए 8 4 12 12 8 20 20 5 25 25 1 26 को 6 हासिल 2, इधर तीसरा अंक पकड़िए 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 1260। इसको जोड़ेंगे सिग्मा f को तो जगह 12 8 20 10 30 30 और 9 39 39 11 50। चलिए यहाँ पे आप आएंगे तो मान रखेंगे तो x बार बराबर इसका मान आ गया आपका 1260 और बटा के 50, 1 0 से 1 0, x बराबर 12 126 बटा के 5 भाग देंगे तो 5 दुना के 10 2 बचा 26 हो गया, 5 5 25 1 बचा 5 दुना के 10,
सही है वो। 1 मिनट। 5 दूना के 10, 2 बचा, 26 हो गया, 5 5 25, 1 बचा, 10 लग के 0 हो गया, 5 दूना के 10, सही है। 25.2, 25.2 आपका आंसर आएगा। यहाँ ये समांतर माध्य आपका, ये समांतर माध्य बोले दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। समांतर माध्य कुल पदों का योग बटे के पदों की संख्या, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। कहीं कहीं एफ आई एक्स आई दे देता है, घबराने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं आई फार आयोटा जिसका मान 1 होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सवाल को बढ़िया से हल किए होंगे। तो क नंबर का प्रश्न चल रहा है वो 2 नंबर। ये आपका जो 2 नंबर वाला में का था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सभी खंड कीजिए, करवा दिए ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा पर कि 5 खंडों को कीजिए। दिया तो है 6 लेकिन करना है 5। चलिए सब करवाएंगे, चलिए उतारिए। अगला दूसरा प्रश्न आपका आ गया जो 4 नंबर वाला है। 4 नंबर देकर आपको जाएगा, एकदम बढ़िया से हल करिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात मतलब m1 m2 का मान पूछा है। कह रहा है कि हर एक बिंदु है -4 और 6, 2 बिंदु कौन कौन -6 10 और 3 -8 को जब जोड़ रहा है तो उनको किस अनुपात में जोड़ रहा है, मतलब काट भी रहा है या जोड़ भी रहा है, तो उनका अनुपात बताइए, क्या अनुपात है। तो आप जानते हैं विभाजन सूत्र लिख नहीं रहे हैं, बस सूत्र लिख रहे हैं। x, y बराबर कह रहा है कि m1 x2 प्लस m2 x1 पूरा के बटा के m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 पूरा के बटा के m1 प्लस m2। अनुपात पूछा है m1 और m2 का मान। कोई बात नहीं, m1 और m2 के स्थान पर m1 और m2 ही है भाई, कुछ है नहीं। ये तो आपका x y का मान है ना, तो x का मान -4, y का मान 6 बराबर m1 का मान m1। अब x को x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए। चलिए गुणे x2 का मान 3 प्लस m2 x1 का मान -6 पूरा के बटा के m1 प्लस m2 कामा m1 का मान m1 गुणे y2 का मान -8 प्लस m2 y1 का मान 10। एकदम रख के बढ़िया से हल कीजिए, m1 प्लस m2। चलिए -4 कामा 6 इज इक्वल टू 3m1 प्लस गुणे माइनस 6m2 बटा के m1 प्लस m2। यहाँ -8m1 अब प्लस 10m2 पूरा के बटा के m1 प्लस m2। करा है कि -4 इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पे x वाला है तो ये x का मान है, ये y वाला है तो ये y का मान है। तो यहाँ से -4 बराबर 3m1 -6m2 बटा के m1 प्लस m2 और 6 बराबर -8m1 प्लस 10m2 बटा के m1 प्लस m2। इसी को हल कर देना, m1 m2 का मान आ जाएगा। चलिए तिर्यक का गुणा कर लीजिए, तो कह रहा है कि 3m1 -6m2 बराबर -4 का गुणा करिए तो -4m1 अब -4m2 और इसका तिर्यक का गुणा करेंगे तो -8m1 प्लस 10m2 बराबर 6m1 प्लस 6m2। m1 को एक तरफ कर लीजिए, m2 को एक तरफ कर लीजिए, किसी एक को इसी को लेके हल कर लेंगे तो आ जाएगा। इसको छोड़ भी दीजिए, यहीं से आ जाएगा m1 m2 का मान। आइए देखते हैं, m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ। चलिए कह रहा है कि 3m1 को लाइए प्लस 4
m1 बराबर उधर -4m2 है, रहने दीजिए, इसको उधर कर दीजिए प्लस 6m2 करा है कि 3 गो m1 4 गो m1 4 3 7 गो m1 बराबर ये घटेगा। देखिए 6m2 में से 4m2 जाएगा 2m2 हो जाएगा ना। चलिए ये पूरा को इधर लाइए, पूरा m2 को इधर लाइए, तो कह रहा है कि m2 को उधर लाएंगे तो देखिए तो 7m1 बटा के m2, क्योंकि m2 इधर गुणा में है उधर जाएगा भाग में, बराबर 2 और 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो m1 बटा के m2 बराबर 2 बटा के 7, मतलब m1 का मान 2 m2 का मान 7। इसको कह सकते हैं m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2 संबंधे 7 के अनुपात में। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, ये 4 नंबर देकर जाएगा, 4 नंबर आपका ये देकर भरपूर जाएगा। दूसरा का पहला प्रश्न 4 नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना, 4 नंबर। ध्यान से देख लीजिए, पूरा प्रश्न देख लीजिए और इसको बढ़िया से एकदम उतारिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका दूसरा का बी वाला, क्या बोला है? कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त और एक कहीं बिंदु बाहर ए है, एक कहीं बिंदु बाहर ए है। इसी बिंदु ए से वृत्त के केंद्र की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है और एक ऐसी स्पर्श रेखा जो वृत्त से उस बिंदु तक की कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो दूरी होती है अर्थात खींचा गया लंब क्या होता है? वह 90 अंश पे काटता है। कितना अंश पे? 90 अंश पर। अगर ये 90 अंश पे समझिए विभाजित कर रहा है तो ये समझिए कि इस समकोण त्रिभुज बन गया, तब 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा। अब जब समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजा का मान दिया हो तो 1 भुजा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ पे हमको ये r निकल जाएगा, r ना, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण 7.5 का वर्ग, 7.5 का वर्ग, लंब को r का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार क्या है? 6 का वर्ग। 7.5 का वर्ग करेंगे तो हम बताए थे। देखिए अब एक ट्रिक आ गया, उसको सीधे सीधे दिमाग में 75 मानिए। 75 का वर्ग, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग बड़ा आसान हो जाता है। 5 का वर्ग तो 25 लिखते ही हैं, बाकी इकाई के बाद जो दहाई का अंक होता है उससे 1 बढ़ा के उसमें गुणा कर देते हैं। जैसे 5 5 25, 7 से 1 ज्यादा क्या होगा? 8, 7 8 56, यही होगा। दशमलव का स्थान पर वर्ग है तो 2 स्थान पर। अब बराबर r का स्क्वायर प्लस 6 6 के 36, इसका मान निकालना, इसको इधर कर दीजिए। 56.25 माइनस 36 बराबर r स्क्वायर। आप घटाएंगे तो 56 में से 36 जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, 20.25 r स्क्वायर। इसलिए r बराबर √20.25। देखिए भैया वर्गमूल निकालेंगे, लड़के गलत क्यों होंगे? हम निकाल के बता दे रहे हैं, भाग विधि से जाएंगे। भाग विधि से नहीं जाएंगे तो इसका एक प्रोसेस भी है, इसका भाग विधि से नहीं जाएंगे तो इसका एक प्रोसेस भी है। क्या प्रोसेस है भैया? ये देखिए 20 दशमलव हटाएंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 25 बटा के 100। 20 25 किसका वर्ग? 20 125 किसका वर्ग होता है? 20 125 किसका वर्ग? 45 का। किसका वर्ग? 45 का। और 100 का वर्गमूल 10। 100 का वर्गमूल 10, नीचे से एक स्थान पर दशमलव काट दीजिए। 4.5 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में लिख दीजिए। ऐसे नहीं जा रहे हैं, 20.25 का वर्गमूल निकाल लिए भाग विधि से। अब भाग विधि से निकालेंगे तो पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तब वही करेंगे। 4 चौका 16, 4 4 8, ये बचा 4, दशमलव के बाद वाला उतरा, तुरंत उत्तर में दशमलव लग गया। कब आ जाएगी?
कब आ जाएगी 5 बार, 5 यहाँ ले लीजिए, 5 यहाँ, ये दशमलव है, तो 5 5 25 हासिल 2, 5 8 40 2 42, हो गया ना 0, 4.5। ये ऐसे करके जाएंगे तो आसान है ना, तुरंत दशमलव हटा दीजिए। अब तो वर्ग याद है भाई, वर्ग याद है, चलिए कर लीजिए। ये आपका 4 नंबर का था। चलिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन है सी, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्वेश्चन लिखना था इसलिए पहले लिख लिए हैं, ज़्यादा लिखावट है इसमें, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। करा एक त्रिभुज ABC था, करा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटने वाली रेखा, ये AB और AC दो ठो भुजा हो गई, इसको एक रेखा काट रही है DE, एक के अनुपात, मतलब दोनों अनुपात बराबर होगा ना, मतलब और जब दोनों बराबर होगा तो कह रहा है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटने वाली रेखा क्या तीसरी भुजा के समांतर होती है? होती है भाई, जाहिर सी बात होती है। अरे जब समांतर नहीं रहेगी तो बराबर एक ही अनुपात में काटेगी कैसे? अनुपात तो गड़बड़ न हो जाएगा, घट बढ़ जाएगा, इसलिए वह समांतर है तब एक के अनुपात में काट रही है, लेकिन वो है कैसे समांतर, ये सिद्ध करना। आइए देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC था, एक त्रिभुज ABC था जिसमें AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC ये दिया, ये हम रचना कर लिए अपने से ना। ये सिद्ध क्या करना था कि इन दोनों भुजाओं को जो रेखा काट रही है DE, क्या ये इसके समांतर है? इसके समांतर है। तो चलिए भाई, जो DE है समांतर BC के, यही सिद्ध करना है। DE समांतर BC के सिद्ध करना है ना। तो हम रचना कर लिए क्या कि BC के समांतर DM एक रेखाखंड खींचा, BC के समांतर DM एक रेखाखंड खींचा, BC समांतर DM या DM समांतर BC। अब हम प्रमाण में आएंगे, इसको हम लोग उपपत्ति भी कह सकते हैं, तो इसमें कह रहा है कि DM का लिख दिए हो, DM समांतर कहाँ, DM बराबर BC, नहीं सॉरी समांतर है। चलिए DM समांतर BC। अब आगे दिया क्या, रचना से हमें क्या प्राप्त हुआ है? रचना से क्या प्राप्त हुआ है कि AD बटा के DB, ये तो इधर वाला, लेकिन क्या करा है, इसके समांतर ये है, समांतर है जब ये दोनों रखा है तो इतना बटा के इतना, मतलब AM बटा के MC, ये रचना से इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और जो दिया है ये तो है कि AD बटा के DB इज इक्वल टू AE बटा के EC, ये आपका दूसरा मान लीजिए। समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर, तो 1 का दायां पक्ष 2 के दायां पक्ष के बराबर। कहते हैं ना कि बबुआ रे 1 का दायां 2 के दायां के बराबर, तो 1 का बायां 2 के बायां के बराबर। ऐसा होता नहीं है, मान रखते हैं, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बता देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या, दायां दायां के बराबर AM बटा के MC बराबर AE बटा के EC, इन दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए। लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, चलिए AM बटा के MC प्लस 1 बराबर AE बटा के EC प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, लॉसा लेके हल कर दीजिए, लॉसा MC से MC खत्म, AM इतना बार भाग गई, इतना का गुना होगा MC बराबर AE, सॉरी पूरा का लॉसा EC से EC खत्म AE, अब प्लस EC एक कम EC। जरा ध्यान देखिए, AM प्लस MC इज इक्वल टू AC बटा के MC बराबर AE प्लस EC, यहाँ पे भी आ गया AC बटा के EC, AC एक कम AC, खत्म ना। बचा क्या आपका, 1 बटा के MC बराबर 1 बटा के
EC, यही बचा ना। अच्छा 1/MC बराबर 1, तिर्यक का गुणा करेंगे, तिर्यक का, तो EC बराबर MC। ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए, EC बराबर MC, मतलब कि EC कह रहे हैं तो ई रेखा इसके समांतर थी, MC भी कह रहे हैं तो ई रेखा इसके समांतर थी। तो ये जब दोनों ये दूरियां इस दूरियां के बराबर होगी कब? जब समांतर काटा होगा तब। बराबर कब होगा? जब समांतर रहा होगा तब। अरे बराबर दूरी कैसे है? दोनों को बराबर क्यों काट रहा है? इसका मतलब पहले ही से समांतर गई होगी। इसलिए आपका कौन सी रेखा? DE समांतर BC की, DE समांतर BC, प्रूव्ड। इसको लिखेंगे आप प्रूव्ड, ठीक है ना। ये आपका 4 नंबर में है, ये आपका 4 नंबर में है भाई, इसको उतारिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या, मान लीजिए दहाई का अंक, इकाई का अंक ना, तो 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, तो दहाई का अंक y, इकाई का अंक x मान लीजिए। नहीं, इकाई का अंक y, दहाई का, हाँ ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, सही है ना, कुछ भी मान सकते हैं आप। चलिए तो माना इकाई का अंक बराबर y, तो दहाई का अंक बराबर x। अब कहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, तो कह रहा है कि x प्लस y बराबर 12, समीकरण एक। लेकिन संख्या क्या बनी? संख्या कह रहा है कि संख्या तो आपका इकाई दहाई 10x प्लस y है, संख्या तो आपका 10x प्लस y है, लेकिन कह रहा संख्या के अंकों का स्थान बदल देने पर, भाई जो 10y प्लस x है, कह रहा अंकों का स्थान बदल देंगे, तो बदल दीजिए, तो हो जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y। तो जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से कितना अधिक है? 18। प्राप्त संख्या है संख्या से कितना अधिक है? 18। जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 18 अधिक है। बस इसी को तो हल करना है भाई, हल कर दीजिए। तो कह रहा है कि 10y प्लस x, सबको इधर कर लीजिए, माइनस 10x माइनस y बराबर 18। तो 10 y में से 1 y जाएगा तो 9y, 10x में से 1 x जाएगा तो माइनस 9x बराबर 18। 9 कामन हो गया तो y माइनस x बराबर 18, 9 दूना के 18, तो y माइनस x बराबर 2। तो यहाँ से x कामन लेंगे, उधर चला जाएगा, तो x माइनस y बराबर -2। ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, एक का है भैया x प्लस वाई बराबर 12, 2 क्या है x माइनस वाई बराबर -2। चलिए 1x 2x, इसका कहानी खत्म। ये 10 12 में से 2 गया 10, तो x बराबर 10 बटा के 2, x बराबर 5 हो जाएगा। ये कट के कितना बचेगा? 5। आप पेपर मत काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए अब x का मान 5 हो गया, तो x का मान 1 में रख दीजिए, चाहे तो 2 में रख दीजिए, कोनों में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक है क्या x प्लस वाई बराबर 12, तो x का मान कितना आ गया 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 5, तो y बराबर 7। संख्या आपकी क्या थी? इकाई दहाई। संख्या तो आपकी ये भी हो जाएगी कि इकाई का अंक है दहाई का अंक, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक। देखो दहाई इकाई दहाई, यही ना, इकाई दहाई यही थी। इसको बनाए थे आप क्या कि तब संख्या 57 हो गई।
यक्स का मान 5, वाई का मान 7। ये आपका मिला ना, मिला ना। लेकिन अभी आप कहेंगे सर जी बनाए थे आप 10 यक्स प्लस वाई, 10 यक्स प्लस वाई, इससे नहीं भाई, ये भी संख्या है भाई, ये भी संख्या है। 10 यक्स प्लस वाई भी संख्या है। देखो संख्या 10 यक्स प्लस वाई, 10 एक्स का मान कितना आया है 5 प्लस वाई का मान 7, 10 5 50, 50 7 57 आ गया ना। ऐसे भी 57 आ गया, ऐसे ऑलरेडी 57 हो गया इकाई दाएं में। लेकिन अब क्या बोला था, अंकों का स्थान प्लस देने पर प्राप्त जो संख्या रही 18 अधिक है पलट देने पे। तो देखिए सेटअप करें, 57 है, पलट दें, इसको पलट दें तो 7 इधर 5 इधर 75 हो गया। तो ये पहली संख्या थी 57, दूसरी बन गई 75 का। देखो जो नई संख्या 75 बनी है 57 से 18 गो अधिक है तो घटा दीजिए, 75 माइनस 57, 7 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से गया 5, 6 में से 5 गया 1, 18 सही है। ऐसे भी सेट हो गया। तो आपका उत्तर हो गया 57। वह संख्या क्या थी 57। उतारिए, देखिए भाई अगला क्वेश्चन बोला है द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब जड़, कहाँ से, क्या, यक्स का मान, अर्थात गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड तो आप छोटे पे किए होंगे। चलिए क्या नियम होता है, तीसरे गुणा पहला में। तो 8 3 गुणे 3, कड़ी में 3 गुणे 3, 3 हो जाएगा 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24। अब ऐसी दो संख्या खोजिए, ऐसी दो संख्या खोजिए कि गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर 11, जोड़ने पर 8 3 ही मिलेगा भाई। देखिए करने में 3, 8 त्रिके 24, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24। अब बाहर यक्स प्लस 8 करने में 3 बराबर 0। चलिए करने में 3 बाहर यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 3 यक्स, 8 करने में 3 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा आपका, क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पे करने में 3 और यक्स, तो करने में 3 निकल गया, यक्स निकल गया, तो 1 ठो यक्स माइनस। ये बताइए कि यहाँ पे बचेगा क्या, 8 करने में 3, 8 करने में 3, यही ना बचेगा, 8 करने में 3। अरे भाई यहाँ से अगर आप करने में निकाल रहे हैं तो 8 करने में 3 बचेगा। अब यहाँ से अगर 3 निकाल दिए तो यहाँ पर आ गया आपका यक्स अब प्लस 8, एक्स प्लस 8, ये गलत हो रहा है का हो, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, 8 करने में 3, ठीक है, ठीक तो है, जा सही रहा, 8 त्रिके 24, जोड़ने पर 11 आ गया, सही है ना, क्वेश्चन सही है ना वो। माइनस 11 11 24 ठीक है, वो सही ना, खंड बन रहा है ना, छोड़िए ना बना, छोड़िए आइए। अरे यार ना बन रहा है तो श्रीधराचार्य जी कहाँ है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये तो आइए ना है। चलिए छोड़ दीजिए ससुरा को, ना बन रहा मत बने, एक नियम है, कहाँ सवाल लगाने का, बहुत नियम है। चलिए देखिए x बराबर, x का मान निकालना है माइनस सूत्र का, b का मान माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4a का मान करने में 3, c का मान 8 करने में 3 बटा के 2a का मान कितना है भाई, a का मान करने में 3। चलिए x बराबर 11 हो जाएगा,
यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का वर्ग प्लस 11 का वर्ग 121, अब माइनस इस हो गया 8 चौको 32 अब गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3 3, अब पूरा के बटा के 2 करनी में 3, x बराबर 11 प्लस माइनस 121 माइनस 3 दूना के 6 और 3 तरीके 9, पूरा के बटा के 2 करने में 3, x बराबर इतना प्लस माइनस घटाएंगे 11 में से 6 गया 5 ये बचा 1, फिर 11 में से 9 गया 2 हो गया 25 हो गया, अब पूरा के बटा के 2 करने में 3। अच्छा अब देखिए x बराबर 11 प्लस माइनस ई वर्गमूल निकल जाएगा कितना 5, पूरा के बटा के 2 करने में 3। अब एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x बराबर 11 प्लस 5 बटा के 2 करने में 3, तो 11 5 16 बटा के 2 करने में 3, 2 से काटेंगे 8, x बराबर 8 बटा के करनी में 3, ठीक है ना, 8 बटा के करनी में 3। अच्छा करनी में 3 नहीं छोड़ते हैं, चलिए बाद में अगर नहीं छोड़ते हैं तो और हल कर लीजिए, x बराबर करनी में 3 से ऊपर गुणा करनी में 3 से नीचे, तो 3 हो जाएगा इतना। अगला एक बार क्या नेगेटिव चिन्ह लेने पर x बराबर 11 माइनस 5 पूरा के बटा के 2 करने में 3, तो x बराबर 11 में से 5 गया 6 5 11 2 करने में 2 3 6, x बराबर सही बेटा सही क्या 11 में से 5 गया 6, सही है 6 5 11 6, 2 से काटें 2 3 6 3 बटा के करनी में 3, करनी में 3 से ऊपर करनी में 3 से नीचे, 3 बटा के करनी में 3। अच्छा तो ये हो जाएगा 3 करनी में 3 बटा के 3, x का मान करनी में 3। ये कुछ भी हो सकता है, दोनों ये मूल है, देख लीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब माध्यक, मध्य, जो माध्यक, तो आपका ये सारणी दिया है, इस सारणी को हम खड़ी सारणी बना लिए हैं। खड़ी सारणी में एक कॉलम बढ़ाना पड़ता है माध्यक निकालने के लिए, जिसे CF अर्थात संचयी बारंबारता कहते हैं। माध्यक के लिए संचयी बारंबारता निकालना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो भैया आपका ये वर्ग अंतराल था, ये आवृत्ति यानी कि f का मान था, बारंबारता ये संचयी बारंबारता निकालें। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है सुन लीजिए। बारंबारता का पहला पद संचयी बारंबारता में लिख के अगला जोड़ते जाइए, संचयी बारंबारता आ जाएगी। देखिए 2 यहाँ लिख लीजिए, 2 में 8 जोड़ दीजिए 10, 10 में 20 जोड़ दीजिए 30, 30 में 15 जोड़ दीजिए 45, 45 में 5 जोड़ दीजिए 50। ये आपका संचयी बारंबारता उतना ही लास्ट वाला आएगा जितना ये आवृत्ति की संख्या जोड़ने पर आएगा। तो इसको जोड़े आप 8 2 10 और 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 5 35, 35 15 50। ये आपका जो 50 है ये n का मान है। n मतलब प्रेक्षणों की संख्या, n मतलब प्रेक्षणों की संख्या। अब आपको चाहिए क्या माध्यक, तो माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस अंडर रूट L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF पूरा के बटा के f गुणे h। सबको लिखना होता है, सबका मान जरूरी है भाई। देखिए माध्यक बराबर को बन जा रहा है ऐसे ही हो अपना मान L प्लस n/2 माइनस CF पूरा के बटा के n/2 माइनस CF पूरा के बटा के f गुणे h। यही है, यही सूत्र होता है, ठीक है ना। यहाँ पे n का मान आपका 50 आ गया है। n का मान कितना आ गया 50। प्रेक्षणों की संख्या कितना आ गई 50 ना। अब 50 को आप क्या करेंगे 2 से भाग देंगे,
तो 50 को आप n/2 निकाल लेंगे, 50/2 अर्थात 25। अब इस 25 को आप देखेंगे संचयी बारंबारता में किसके में आ रहा है, किस पद में। ये 25 किसके में आएगा, 10 में तो आएगा नहीं, इसी में आएगा, इसी 30 में आएगा, इसी 30 में आएगा। तो इस 30 के जो सामने वाला वर्ग होगा यही माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका। क्या होगा, यही माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 30 के सामने वाला 20 से 30। L क्या होता है, निचली सीमा। निचली सीमा कितना आ गई माध्यक वर्ग की, 20। n/2, n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितना आ गया है, 50। CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से देखिए, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता माने 10। CF का मान 10, CF का मान 10। F का मान क्या बोलता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। F का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग क्या है भाई, 20 से 30, इसकी बारंबारता 20। माध्यक वर्ग की बारंबारता हम सूत्र बता दिए हैं, पहले पढ़ाए हैं तो भी, अब उसी में रखेंगे। माध्यक बराबर L का मान कितना, 20 प्लस n/2 निकाल चुके हैं कितना, 25 माइनस CF कितना, 10 पूरा के बटा के F कितना, 20 गुणे, अच्छा H सॉरी भूल ही गए, H इन दोनों की माप कितनी है, 20 से 30, 10 गुणे 10 आ जाइए। 20 प्लस 25 में से 10 गया, 15 बटा के 20 गुणे 10, 10 दूना के 20, 10 दूना के 20, आई हो गया 20 प्लस 15 का आ जा 7.5। अब 20 में 7.5, 20 7 27, 27.5। ये आपका माध्यक है, ये आपका माध्यक है। ये 4 नंबर का प्रश्न है और ये 4 नंबर वाला में अंतिम प्रश्न है, एकदम लास्ट प्रश्न। ये क्या है, दूसरा का F है, दूसरा का F है, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए अब आपका 6 नंबर वाला आ गया। कह रहा है एक ठोस एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस कह रहा है एक ठोस एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, पूरी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस क्या है भाई, ठोस आपका बेलन प्लस अर्धगोला है, बेलन प्लस अर्धगोला है। ठोस आपका बेलन प्लस अर्धगोला है। तो ये बताइए कि बेलन की ऊंचाई कितना आ गया, अरे 3.5 इधर निकल गया तो 3.5 इधर निकल गया, 3.5 7, 19 में से 7 गया तो बेलन का कितना बचा, 12। तो देखिए बेलन की ऊंचाई 19 में से 3.5 इधर निकल गया, 3.5 इधर, दोनों को जोड़ के 19 में से घटा दिए तो बेलन की ऊंचाई निकल गया 12। अब बेलन की ऊंचाई जितना त्रिज्या बेलन की होगी उतने त्रिज्या अर्धगोला की, क्योंकि उसी के सिरा पे रखा गया, ठीक है। अब आइए देखिए, तो कह रहा है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या, बेलन प्लस अर्धगोले का, 2 ठो अर्धगोले का आयतन बराबर ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr², अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³ 2 को कहो तो 2 को गुणा कर देंगे ना। चलिए πr² कॉमन क्या हो रहा है भाई, इसमें से पाई भी निकल रहा है, r² भी निकल रहा है, तो बचा क्या, h प्लस 2 दूना के 4/3 पाई निकल गया, 1 ठो r। देखिए पाई भी निकल गया, 2 r भी निकल गया, बचा एगो h। यहाँ से पाई भी निकल गया, 3 ठो था तो 2 ठो निकल गया, तो 1 ठो बचा, लेकिन 2 दूना के 4/3 नहीं निकला। चलो पाई का मान 22/7, r का मान
3.5 7/2 रख दीजिए, आसान रहेगा काटने में। 7/2 गुणे 7/2। इसमें यच का मान किसका यच? बेलन का। बेलन का यच कितना है? 12 प्लस 4/3 गुणे आर का मान 7/2, यही ना। चलिए 7 से 7, 2 से 11, 11 7 77/2। इसको हल कर लीजिए। 12 प्लस 2 से काटिए 2, 7 दूना के 14/3, 77/2 अब गुणे कोष्टक में लगा लीजिए। 12 तिहाई 36 प्लस 14/3 जोड़ेंगे तो टूट जाएगा कोष्टक। तो कोष्टक तो कितना हो जाएगा? 36 4 40 10 50, 50/3, 50/3। इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 77 गुणे 25/3। ये क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 77 में 25 का। तब 25 चौक के 100, 25 छक्का 150, 25 साते 175, 25 साते 175, 175 को 5 हासिल 17, फिर 25 साते 175, 17 में 175 जुड़ जाएगा। 7 5 12 हासिल 2, सॉरी 7 5 12 हासिल 1, 7 1 8 8 1 9, और ये हो गया 1। ये गड़बड़ हो रहा है का? 25 गुणे 17 कर लीजिए ना। 25 गुणे 77, सॉरी 77, 7 5 35 को 5 हासिल 3, और 7 दूना के 14, 7 5 35, 14 35। आइए 4 3 7, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, 52 को 2 हासिल 5, 7 दूना के 14, 14 5 1925, 1925/3 भाग दीजिए। इसको मिटा दीजिए, भाग दीजिए। 3 छक 18, 3 छक 18, 1 3 चौक के 12 खत्म, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 छक 18। आयतन है सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या पूछा है भाई इसमें? अब और कुछ पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ना, आ जाइए। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? 2πrh प्लस एगो का 2πr², तो दूगो का 4πr², 4πr²। चलिए 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया, बचा क्या? यस 2 निकल गया तो 2 बचा, पाई निकल गया तो पाई 1 ठुआ। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। यहाँ पर यच का किसका यच? बेलन का यच। बेलन का यच निकालने हैं 12 प्लस 2 गुणे आर का मान 7/2, 2 से 2 खत्म हो गया, 7 से 7, 2 से 2 बचा क्या? 22 गुणे 12 7 19, 12 7 19, 19 दुना के 38 को 8 हासिल 3, 19 दुना के 38, 39 40 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आयतन कितना आ गया? 641.6 सेंटीमीटर क्यूब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? यहाँ से अगला क्वेश्चन हल किया तो यह आ गया 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सवाल एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछा था, आयतन भी वक्र पृष्ठ भी। उतारिए।
चलिए तीसरा के बाद आपका चौथा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कराए भवन है, क मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर पर खड़ा होकर एक व्यक्ति केबल टावर के शिखर को देख रहा है तो 60 अंश का कोण बन रहा है, और उसके जड़ को देख रहा है तो पाद बिंदु का कोण 45 अंश का बन रहा है। तो यहाँ बनेगा, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बनता है। तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए जब बराबर होते हैं तो यहाँ पे 45 अंश भी बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 7 थी, पूरा नहीं पता था, यच मान लिए तो ये यच माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि पूरा में से अगर इतना निकाल देंगे तो यही ना बचेगा, तो पूरा यच में से उतना निकाल दिए। आपको क्या ज्ञात करना है? केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की ऊंचाई अगर आपको यच का मान आ गया तो आपको मान आ गया, केबल टावर की ऊंचाई आ गया ना। केबल टावर की ऊंचाई कुल मिला के आपको यच का मान चाहिए, वही केबल टावर की ऊंचाई है, ठीक है ना। तो यच का मान निकालने के लिए आप मानेंगे, माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। h मीटर पहले आप आधार निकाल लीजिए, आधार दोनों में आएगा, ठीक है ना। तो आप पहले आधार निकालेंगे तो केबल टावर की ऊंचाई यहाँ से आ जाइए, यहाँ से BC का मान, ठीक है ना, यहाँ से आएंगे। चलिए यहाँ से देखिए, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में इसमें चलेंगे तो tan थीटा बराबर 90 अंश, tan थीटा बराबर 90 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, तो tan थीटा का मान 45 अंश, लंब कितना है 7, आधार कितना है यक्स, tan 45 अंश का मान 1, 7 बटा के यक्स, तिर्यक का गुणा करेंगे, यक्स बराबर 7 मीटर। हमको यक्स का मान नहीं चाहिए, h का मान चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको लेके चलेंगे, अब इसको लेके चलेंगे तो वहाँ से रखेंगे। तो अब अगला त्रिभुज ADE में चलेंगे तो इसमें भी लंब और आधार का संबंध बन रहा है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, tan थीटा का मान इसमें क्या अंश है वो 60 अंश, इसमें लंब कितना है h माइनस 7, आधार कितना है इतना, जितना ही था उतना ही यक्स। चलिए tan 60 अंश का मान क्या होता है ये बताइए, tan 60 अंश का मान क्या होता है? हाँ, करनी में 3, कितना करनी में 3, tan 60 अंश का नहीं पता रहता है जब ना, तो ऐसे निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए। 60 अंश का होता है करनी में 3 बटा के 2, और इसका होता है 1 बटा के 2, भाग देते हैं तो 1 बटा के 2 तो ये पलट जाता है, तो बचता क्या है करनी में 3 ना, वहाँ से निकाल लेते हैं, वहाँ से निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, करनी में 3 बराबर h माइनस 7 बटा के यक्स, ठीक है। यहाँ से तिर्यक का गुणा करेंगे, यक्स करनी में 3 बराबर h माइनस 7। आपको h का मान चाहिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, यक्स करनी में 3 प्लस 7 बराबर h, इसी को हल कर दीजिए, h का मान आ जाएगा, वही केबल टावर की ऊंचाई है। अच्छा, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 है क्या भाई, यक्स करनी में 3 प्लस 7 बराबर h। चलिए यक्स का मान रख दीजिए, यक्स का मान 7 करनी में 3 प्लस 7 बराबर h, कामन लेंगे 7 तो बचेगा करनी में 3 प्लस 1 बराबर h, या h बराबर 7 अंडर कोष्टक में करनी में 3 प्लस 1 मीटर, इतना भी छोड़ देंगे तो सवाल गलत नहीं है, सही है। हल करना चाहेंगे, करनी में 3 का मान होता है 1.732,
1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.732। अब 2.732 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 गुना के 14, 15 के समथिंग जाएगा। वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और उतारिए तो। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, चौथा का अथवा वाला हो, त्रिकोणमिति था, इसको भी देख लिया जाए। अथवा वाला तीसरा का ना बताएं का हो अथवा। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आधार का व्यास। त्रिज्या निकाल के दुगुना कर दीजिएगा, आसान है। हाँ, त्रिज्या निकाल के दुगुना कर दीजिएगा। चलिए करा कि जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से फाई से थीटा हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। पहले फाई था, फिर थीटा हो गया, तब बढ़ गया, जब बढ़ा तो ये स्तंभ है, खंभा है, खंभे की छाया ए मीटर अधिक हो गई। इतना तो पहले था, ए मीटर अधिक हो गई। पहले क्या था पता नहीं, ऊंचाई क्या थी पता नहीं, ऊंचाई को मान लिए, माना यच, माना स्तंभ की ऊंचाई यच, तो कह रहा है कि ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लिए माना स्तंभ की ऊंचाई एच। देखो पहले थीटा था, फाई था, फाई से थीटा हो गया, जब थीटा हो गया तो कह रहा है कि ए मीटर अधिक परछाई बढ़ जा रही है। छाया मतलब परछाई, घरेलू भाषा में आप लोग परछाई कहते हैं, ठीक है ना। घरेलू भाषा में आप लोग परछाई कहते हैं, छाया क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं, ठीक है। समय काफ़ी हो गया हो, देखिए जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, ये पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस ए। चलिए छोटा वाला में चल लीजिए या बड़ा वाला में, किसी भी में चल लीजिए, कुल मिला जुला के h का मान निकालना है। चलिए आइए इसमें देखिए, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, tan थीटा का मान क्या है फाई, लंब कितना है h, आधार कितना है x, आधार कितना है x। तो कह रहा है कि tan फाई बराबर h बटा के x है ना, एक मान के तिर्यक का गुणा कर दिए, h बराबर x इंटू tan फाई। अगर यहाँ से x का मान निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा यच बटा के tan फाई, या यक्स बराबर यच कॉट फाई, उलट देंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। कट रहा है का, कोई बात नहीं है, देख लीजिए कॉट फाई। अब बड़ा वाला में चलिए, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, थीटा का मान क्या है थीटा ही है, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है यच, आधार कितना है x प्लस ए। अच्छा x का मान निकाल लिया है, रख देंगे। चलिए तो tan थीटा बराबर h बटा के, x का मान कितना निकाले हैं इतना, x का मान निकालने हैं h कॉट फाई, h कॉट फाई, अब प्लस ए का मान ए है, ये तिर्यक का गुणा कर दीजिए, तिर्यक का गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, h एक कम h, h एक कम h, tan थीटा इंटू h कॉट थीटा, अब प्लस ए tan थीटा, दोनों में होगा ना, दोनों में होगा ना। चलिए tan थीटा वाला को एक तरफ कर लीजिए, tan थीटा वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ से आपको h का मान चाहिए, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो h माइनस इसको इधर कर लीजिए। सोचिए तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ से, सोचिए तो, सोचिए। चलिए देखिए इसको इधर करिए, ये h पहले से ये पूरा आएगा तो प्लस में, तो माइनस
एच कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर ए टैन थीटा, ए टैन थीटा उधर है, रहने दीजिए। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, निकाल लीजिए। एच कॉमन हो गया तो बचा क्या, 1 माइनस कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर ए टैन थीटा। एच का मान चाहिए, चलिए उधर क्या है, ए टैन थीटा पूरा के बटा के 1 माइनस कॉट थीटा इंटू टैन थीटा। यही तो आ रहा है ऊंचाई, यही तो आ रहा है। ऊंचाई पूछा है, मीटर में दिया था, मीटर लगा लीजिए, बात खत्म, आगे हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बोला है 5वां, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं मान लीजिए नहीं पता है, मान लीजिए माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर यक्स, दूसरी संख्या बराबर वाई। प्रश्नानुसार मतलब प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार ना, प्रथम शर्तानुसार, शर्तानुसार कहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है। दोनों संख्या थी, दो संख्या थी, इसका योग कितना है, 8। अब द्वितीय शर्तानुसार इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, द्वितीय, द्वितीय शर्तानुसार इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हल करना है, लसा लेंगे यक्स वाई, यक्स से यक्स खत्म, वाई बचा, वाई से वाई खत्म, यक्स बचा बराबर 8/15। वाई प्लस यक्स, वाई प्लस यक्स का मान दिया है 8, 8/x/8 यक्स वाई बराबर 8/15, 8 × 8, 8 × 8 क्या बच गया, 1/x वाई बराबर 1/15। तिर्यक का गुणा करेंगे, तिर्यक का गुणा करेंगे तो सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, यक्स वाई बराबर 15, एक्स वाई बराबर 15। यहाँ से यक्स का मान निकाल लीजिए, तो यक्स का मान निकालेंगे तो 15/y। समीकरण नंबर 2, चाहे समीकरण नंबर छोड़ दीजिए, मत मानिए, मत मानिए। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, एक है का हो x + y बराबर 8, मान रख दीजिए यक्स का मान क्या, 15/y प्लस y बराबर 8, नीचे 1 मान लीजिए, y से y खत्म, बचा क्या 15, y से y, एक y बार गया, y का गुणा y में होगा तो y² बराबर 8। तिर्यक का गुणा कर दीजिए तो हो गया 15 प्लस y² बराबर 8y, पक्षांतर कर लीजिए, y² माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। ये अब द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो इसका गुणनखंड करके मान निकाल लेंगे। तो तिर्यक तीसरा का गुणा पहला में, y² बराबर 15। दो ऐसी संख्या खोजिए कि गुणा करने पर 15 है और जोड़ने पर 8, गुणा करने पर 15 है और जोड़ने पर 8। खोजिए ऐसी दो संख्या जो गुणा करने पर 15 है और जोड़ने पर 5 × 15, 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 होगा, तब 5 3। अब y हो गया ये 15 बराबर 0, तो y² माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 बराबर 0। दो का जोड़ा बना लीजिए, कॉमन करिए, कॉमन करिए भैया, दोनों में से कॉमन कीजिए, y कॉमन हुआ, बचा क्या y माइनस 5, y माइनस 5, यहाँ से -3 कॉमन हुआ, -3 कॉमन हुआ, क्या कॉमन हो रहा है, -3 कॉमन हुआ, बचा क्या y माइनस 5 × 15 -5। अच्छा अब क्या कॉमन हुआ, y माइनस 5, y माइनस 5। अब यहाँ पे बचा क्या, जो बचा उसको अगले कोष्टक में कह रहा है, y माइनस 5 बराबर, एक बार y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर 5। दूसरी बार क्या कहा है कि y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3, y का 2 ठो माना गया, y का 2 ठो माना गया।
एक ठो 5, एक ठो 3, कोई भी मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, यक्स का मान आ जाएगा, कोई भी मान। क्यों कोई भी मान? क्योंकि दोनों मान पॉजिटिव आया है ना, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक है क्या, x प्लस वाई बराबर 8, तो x प्लस वाई का मान 5 बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 5, तो x बराबर 8 में से 5 गया 3, x का मान 3, पहली संख्या कितना आ गई 3, दूसरी संख्या y कितना आ गया 5, ठीक है ना, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या y 5। सवाल देखिए सेट हो रहा है वो, आइए देख लिया जाए। करा दो संख्याओं का योग 8 है, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा 100% आएगा। इनके व्युत्क्रमों का योग उलट के जोड़ेंगे तो क्या 8/15 आ जा रहा है, तो देखें तो 1/3 प्लस 1/5, दोनों का लस 15, 3 5 15 और 5 तिहाई 15, 5 3 8, 8 सेट हो गया ना, सेट हो गया ना, सेट हो गया ना बाबू, दोनों बात सेट हो गई ना। हाँ चलिए सेट हो गई तो ठीक है, चलिए उतारिए 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 जल्दी से, ये नहीं बिचवा में इसको मत उतार लीजिएगा, ये तो समझाएं, इसको मत उतार लीजिएगा, बाकी पूरा उतारिए, उतारिए तो। पांचवा का अथवा वाला, पांचवा का अथवा वाला लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है भाई। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बताइए इतना छोटा क्वेश्चन 6 नंबर में पूछ दे और आप लोग उसको छोड़ के चले आए तो गलती आपकी है, क्योंकि पढ़ाया हुआ है ये सब प्रश्न। करा दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योग, पहला क्रमागत नहीं पता है यक्स मांग लेंगे और दूसरा यक्स प्लस 1। क्रमागत यही होता है 3 3 के बाद 4 क्रम से आने वाली संख्या क्रमागत कहलाती है। तो माना हल कर रहे हैं, माना सवाल क्या है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 365 है, तो वह दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या है ना, सॉरी, दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। हाँ भाई, दो संख्याएं ऐसे ज्ञात करना है कि जिनका वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो 365 आएगा। माना पहली धन पूर्णांक x, दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, पहला तो यक्स था, दूसरा यक्स प्लस 1 था, इनके वर्गों का योग 365 था। यही बोला है ना कि दो, पहला क्रमागत यक्स, दूसरा यक्स प्लस 1, इनके वर्गों का योग कितना के बराबर था 365 के। इसी को हल करना है। चलिए यक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब इतना 365। चलिए करा एगो यक्स स्क्वायर एगो यक्स स्क्वायर, दूगो यक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x इधर कर लीजिए, माइनस 365 बराबर 0। करा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक गया तो 364 बराबर 0। 2 कॉमन हो गया तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 364 का आधा, 1 2 1 कम 2 2 8 16 तो 182 बराबर 0। इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0। क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे ना तो ले दे के 0 कर देगा। चलिए अब गुणनखंड कर दिए, तीसरे का गुणा पहला में, तीसरे का गुणा पहला में। ऐसी दो संख्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। 182 गुणा 1 में करेंगे तो 182, 182 1 कम 182। ऐसी दो संख्या खोजिए कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर कुछ नहीं है तो 1 नहीं पता है तो देखिए हम बता दे रहे हैं, 13 और 14 इसको खंड कर लीजिएगा आप, आ जाएगा। खंड करके खोजते हैं, 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 से कटेगा, 13 7 91, 13 से कहानी खत्म। इसका 7 गुना के 14 और 13, 14 और 13 तो क्या बचेगा 14 और 13,
तो 14 में से 13 घटा दीजिए 1 बचेगा, यक्स लगा लीजिए -182 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसी को तो हल करना है, इसको मिटा दीजिए। चलिए आइए, इन दोनों में से दो दो का जोड़ा बना लीजिए। दोनों में से कॉमन क्या होगा? यक्स। यक्स कॉमन होगा तो भैया आपका बचेगा क्या? ये यक्स है ना, वो कैसे लिखा जा रहा है यार? यक्स, यक्स प्लस 14, यक्स प्लस 14, यहाँ से -13 तो यक्स प्लस 14, यक्स प्लस 14 बराबर 0। अच्छा अब देखिए ये दोनों कोष्टक कॉमन हो रहा है, यक्स प्लस 14, अब जो बचा उसको अगले में यक्स -13 बराबर 0 करा, यक्स प्लस 14 बराबर एक बार 0 तो यक्स बराबर -14, ठीक है। और एक बार यक्स -13 बराबर 0 तो यक्स बराबर 13। तो हम धनात्मक मान हमेशा धनात्मक मान लेते हैं। अच्छा अब ये पूछेंगे सर जी अगर दोनों धनात्मक आ गया तो कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए भाई, गलत नहीं है। लेकिन जब दो संख्याएं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आ जाए तो वहाँ पर सिर्फ धनात्मक मान लेते हैं। चलिए तो धनात्मक मान यक्स ले लेंगे। अब यक्स लेंगे तो पहला क्रमांक क्या है? पूर्णांक 13, तो यक्स का मान 13 और दूसरा का में 13 1 14 ना, तो पहली धन पूर्णांक ना, पहला धन पूर्णांक क्या? पहला धन पूर्णांक आपका क्या था? यक्स। इसका मान कितना आ गया हो? 13। कितना आ गया? 13। लेकिन दूसरा कितना था? दूसरा धन क्रमागत जो भी था, दूसरा धन मान यक्स प्लस 1, मतलब कि 13 + 1 बराबर 14। तो एक संख्या 13, दूसरी संख्या 14, एक संख्या 13, दूसरी संख्या 14। अब आपका सवाल देखिए सेट हो रहा है, कर रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्ग करके इन संख्याओं को 13 का वर्ग और 14 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 365 आएगा। 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196। देखिए 365 आ रहा है। 9 6 15 को 5 हासिल 1, फिर 9 6 15 1 16 को 6 हासिल 1, 1 1 2 2 1 हासिल 3 आ गया ना 365। सही ना? सेट ऑफ सवाल कभी भी पेपर में देगा आपका सेट सवाल देता है। अभी तक आपका जो हम प्रश्न जितना भी पेपर हल किए हैं ये पूरा आपका पेपर खत्म भैया, ये आपका पेपर पूरा खत्म। काफ़ी समय भी हो गया, 8 बज रहा है, 8 बज गया। आप लोगों के लिए हम इतना रात को मेहनत कर रहे हैं, बताइए पेपर हल करवा रहे हैं। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप कितना अच्छा तरीका से एकदम रिवीजन करिए, एकदम अच्छा तरीका से रिवीजन करिए कि पेपर में एकदम ऊंचाई को छूइए, एकदम शीर्ष को। हाँ वो कहते ना है कि आप अपने से तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक आप अपने से ना हारिए। आपको हराने वाला दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है। अगर आपको हराएगा कोई तो आप खुद हैं, आप खुद हैं। आप खुद लड़िए, अपने आप से खूब ऊपर जाइए, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन में अथवा वाला था, चूंकि एक ठो तीसरा का अथवा भूल गए, क्वेश्चन आसान है उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी समय हो गया, लॉन्ग वीडियो भी है, पूरा देखिएगा वीडियो। अगर सवाल भाषाएं समझ में आ रही है, सिक्वेशन समझ में आ रहा है, हमरे जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक मित्र से दूसरे मित्र के यहाँ भेजिए भी देखने के लिए, भेजिए भाई देखने के लिए। कह दीजिए कि देखिए हमारे यहाँ ऐसे चलता है, ठीक है। और आपकी एकेडमी में जितना सवाल पढ़ाया गया है, जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं, जो पढ़े हैं वो जानते हैं। लगभग अब आपका सिक्वेशन तो बदल दिया है ना। पहले 100 नंबर था, 100 नंबर में 5 ठो, 30 नंबर तो वो विकल्पी, 5 नंबर तो वो विकल्पी था, ठीक है ना। और 30 तो प्रैक्टिकल हो जाता है। 70 में 5 वो विकल्पी था, लेकिन अब 70 नंबर में 20 नंबर वो विकल्पी कर दे रहा है। माने 70 का 20%, माने 70 का 20 नंबर, माने कि आपका 100% 70 हो गया। अगर 70 को 100% माने तो 20 प्रश्न निकाल दिया तो 70% तो ऐसे ही 70% बचा, माने 30% आपका तो हल करवा लिया है। तो 70% में आपको करना है भाई, 70% में आप करिए, जितना करेंगे उतना आगे जाएंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो भाई एकदम बढ़िया से मन से पढ़िए, और न अच्छा लगा हो तो घूमिए, और क्या करेंगे और क्या करेंगे। ना अच्छा लगा हो तो घूमिए। आपके लिए इतना रात को मेहनत किया जा रहा है, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे क्लास चलाया जा रहा है, एकदम लाइव
जुड़ सकते हैं भाई आप। अगले मंथ से हम लाइव आएंगे, लाइव जुड़िए, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल वीडियो देखिए, चलिए।